हेलो मेरे प्यारे कृषि साथियों। आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। बात करें तो ये हॉर्टिकल्चर का वैसे सब्जेक्ट है, इसको फूड साइंस का सब्जेक्ट भी कहते हैं। और आज अपने को पढ़ना है कि जो अपना भोजन है इस भोजन का क्या महत्व होता है और जो पोषण होता है। पोषण की बात करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। कोई कुपोषण का शिकार होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। ठीक है, वो अपन क्या कह सकते हैं? उनको अपन कह सकते हैं कुपोषण। उनको क्या कह सकते हैं? कुपोषण कह सकते हैं। कोई फैट की वजह से ज्यादा मोटापा होता है, किसी में पतलापन होता है, और किसी में प्रोटीन की कमी से कई रोग हो जाते हैं, किसी में डिसऑर्डर हो जाते हैं। इन सभी के बारे में बात करेंगे। और जो अपनी फूड साइंस में जो जो न्यूट्रिएंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है, और विटामिन का क्या इंपॉर्टेंस है, इन सभी इंपॉर्टेंस के बारे में, इनके इंपॉर्टेंस, इनके क्लासिफिकेशन, ये क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में इस क्लास में बात करेंगे। मतलब ये फूड साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस इन वन क्लास अपन चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ में ही अगर फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सभी प्यारे कृषि साथियों को शेयर करना है, क्योंकि इसी क्लास में कंप्लीट सिलेबस और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स का भी इसी प्रकार से वन शॉट के द्वारा सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है। तो अपने सभी साथियों को इन वीडियोस को क्या करना है बेटा? शेयर करना है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपके नए बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ में ही जो अपने प्री पीजी, डब्ल्यू, आईबीपीएस, एफओ, आईसीआर, जेआरएफ, इन सभी के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो, ये दिए गए मोबाइल नंबर है, इन पर मैसेज करके। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा जो अपने फूड साइंस है। जो अपने फूड साइंस है, फूड साइंस होता क्या है? सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? पहले इसके बारे में बात करेंगे कि फूड साइंस क्या होता है और अपन इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं। फूड साइंस क्या होता है और अपन किस का अध्ययन करते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करेंगे भोजन क्या होता है। अरे भोजन के बारे में भी तो बात करेंगे बेटा, कि जो अपन भोजन पढ़ रहे हैं, जो डेली अपन भोजन करते हैं, वो भोजन होता क्या है उसके बारे में तो बात करें। देखो, भोजन की बात करते हैं तो भोजन एक प्रकार का क्या है, अपने पास में पदार्थ है जो कि अपने शरीर को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, और जिससे अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है, और इसके साथ में सुरक्षात्मक सामग्री मिलती है, और इसके साथ में जिससे हमारा शरीर बनता है। समझिएगा फूड क्या होता है। देखो बेटा, फूड की बात कर रहे हैं। फूड अपने को क्या करता है? फूड एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपने बॉडी को, अपने शरीर को क्या देता है? अपने शरीर को एनर्जी देता है। बात कर लेते हैं पहले, पोषण देता है। क्या देता है बेटा? पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये पोषण से क्या मिलती है? एक तो अपने को एनर्जी मिलती है, मतलब ऊर्जा मिलती है। एक अपने को सुरक्षा मिलती है, जैसे कि अपना जो शरीर की जो बॉडी वगैरह बन रही है बेटा, ये अपने किसके द्वारा बन रही है? मांसपेशियां, ये किसके द्वारा बनती है? मसल्स वगैरह किसके द्वारा बनती है? ये अपने पोषण के द्वारा ही बनती है। सुरक्षा प्रदान करता है, एनर्जी वगैरह मिलती है। और इस पूरी प्रोसेस में मेन इंपॉर्टेंस किसका है? फूड का है। किसका है बेटा? फूड का है। मतलब भोजन वह पदार्थ होता है जो कि शरीर को पोषण प्रदान करता है, और जिससे अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है। सुरक्षात्मक कार्य होते हैं, मतलब सुरक्षा होती है अपने शरीर की, इसके लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो इससे अपना क्या बनता है? शरीर बनता है। अब समझिएगा बेटा, जैसे सॉइल में अपन बात करते हैं, सॉइल में अपन क्या देते हैं? मैन्योर देते हैं। तो सोइल का भोजन क्या है बेटा? सोइल का भोजन क्या है? मेन्यूर है। क्योंकि मेन्यूर से क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और ये क्या करते हैं? पौधों वगैरह में ट्रांसफर करते हैं। अब समझिएगा कि अपने जो भोजन करते हैं, भोजन बेटा, मैं कार्य कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो मेरे को एनर्जी चाहिए, मैं चल रहा हूं तो मेरे को एनर्जी चाहिए, मैं लिख रहा हूं तो मेरे को एनर्जी चाहिए, और वो किसके द्वारा मिलती है? भोजन के द्वारा। तो भोजन क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो कि पोषण और सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनको क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। अब देखिएगा, अब अपने पास में होते हैं फूड साइंस। क्या होती है बेटा? फूड साइंस होती है। कि सर फूड साइंस किसको बोलेंगे? फूड साइंस बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अरे जिसमें अपन बात करते हैं जैविक, भौतिक, और इसके साथ में ही बात करते हैं जैविक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और इसके साथ में इंजीनियरिंग का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों की प्रकृति और उनके बिगड़ने के कारणों
और जो अपने जो प्रसंस्करण होता है, जो प्रोसेसिंग होती है, इसके सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। मतलब अपन बात करते हैं भोजन की जो भी प्रकृति है, भोजन के जो भी गुण है, भोजन की जो भी प्रकृति है, जो भी गुण है, भोजन की जो भी गुण है, जो भी प्रकृति है, उनको बिगड़ने नहीं दिया जाता, उनको बनाए रखा जाता है। उनको क्या किया जाता है? उनको बनाए रखा जाता है। उसी को अपन क्या कहते हैं? फूड साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फूड साइंस कहते हैं। तो ये अपने क्या होती है बेटा? फूड साइंस होती है। और इसके साथ में फूड इंडस्ट्री, फूड साइंस और इसके साथ में फूड की डेफिनेशन होती है। तो जल्दी से पढ़ लीजिए। ये जो आपके दे रखी है अभी जो मैंने बताया वो का वो है। कुछ साथी देखते हैं कि सर हमारे को तो वो लिखवा दो, कि सर क्या लिखवा दें, जैसे कि हमारे को तो पूरी जो डेफिनेशन है वो रटवा दो। तो बेटा रट सकते हो आप, आपके सामने दे रखी है, आराम से डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। जो मैंने बताया वो का वही है। अब इसके बाद में आता है फूड इंडस्ट्री आता है। इसमें क्या करते हैं? ये अपने फूड साइंस के लिए जो अपन चयन करते हैं, जो संरक्षण करते हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं, जो पैकेजिंग करते हैं, वितरण करते हैं या सुरक्षित है, और इसके साथ में जो पौष्टिक भोजन होता है उसका प्रयोग होता है। मतलब समझिएगा, फूड टेक्नोलॉजी किसकी बात करेंगे बेटा? फूड टेक्नोलॉजी। मतलब खाद्य विज्ञान के लिए ये क्या करता है? चयन करता है, संरक्षण करता है, प्रसंस्करण करता है, पैकेजिंग करता है, वितरण करता है और सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का क्या करता है? प्रयोग करता है, जिसको फूड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? फूड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब इसके बाद में आता है डेंसिटी। अरे डेंसिटी का मतलब बताए क्या? कि जो भी घनत्व है, डेंसिटी को अपन क्या बोलते हैं? वैसे घनत्व बोलते हैं। तो घनत्व क्या होता है? कोई भी अपने पदार्थ है उसका घनत्व सबसे मेनली क्या होता है? मेनली उसका यांत्रिक गुण है। क्या है बेटा? मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जो कि क्या करता है? प्रति इकाई आयतन के रूप में क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। मतलब ये क्या है? यांत्रिक गुण है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी सबस्टेंस है, उसका यांत्रिक गुण है। और इसमें क्या करते हैं? इसमें प्रति इकाई आयतन के रूप में क्या किया जाता है? डेंसिटी को परिभाषित किया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि सदिश की अपने को सबसे पहले तो सूत्र बता दो। सूत्र होता है बेटा द्रव्यमान बटेवा आयतन। द्रव्यमान बटेवा आयतन क्या हो जाएगा बेटा? घनत्व का सूत्र हो जाएगा। द्रव्यमान बटेवा आयतन क्या हो जाएगा? घनत्व का सूत्र हो जाएगा। और इसका किलोग्राम प्रति मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसकी क्या है बेटा? इसकी इकाई है। मतलब बात कर सकते हो, इसको मापा जाता है इसमें। ठीक है, मतलब क्या है? यांत्रिक गुण है, जो कि अपन बात करते हैं द्रव्यमान बटेवा आयतन के द्वारा क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो बेटा ये अपने क्या होता है? ये अपने घनत्व निकल कर आ जाता है। ये क्या निकल कर आ जाता है? घनत्व निकल कर आ जाता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, घनत्व तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि घनत्व क्या होता है, क्योंकि अपने पास में जो भी मटेरियल है, जो भी फूड है, उनका अपने को घनत्व निकालना है। तो अपन बात करते हैं, जो रहमान नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया? प्रक्रिया, गणना और इसके साथ में खाद्य पदार्थों की व्याख्या करने के लिए कुछ विभिन्न रूपों को समझा गया। जैसे कि अपन बात करते हैं मटेरियल डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी, इनके बारे में बताया गया। तो इसमें सबसे पहले कौन सी आती है? ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी का मतलब क्या होता है समझिएगा। ट्रू डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी शुद्ध पदार्थ है, कोई भी शुद्ध पदार्थ है, उसका अगर घनत्व है, जिसकी गणना इसके अवयवों के घनत्वों से की जाती है। मतलब इसमें क्या क्या कंपोनेंट है? जैसे कि कोई भी शुद्ध पदार्थ है, उस शुद्ध पदार्थ का घनत्व ही क्या होता है बेटा? ट्रू डेंसिटी होती है। पर इसमें अपन बात करते हैं कि इसकी जो गणना करते हैं, इसमें जो भी जो पदार्थ में जो भी ट्रू कंपोनेंट होते हैं, मतलब इसके जो भी कंपोनेंट है, उनके संरक्षित द्रव्यमान व आयतन को लेते हैं। मतलब उसमें किसका ले रहे थे बेटा? उसमें भी आयतन द्रव्यमान ले रहे थे, इधर भी अपन क्या लेंगे? इधर भी क्या लेंगे? घनत्वों के संरक्षित द्रव्यमान और आयतन का क्या करेंगे बेटा? प्रयोग करेंगे, और इससे निकल कर आएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रू डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रू डेंसिटी बोलेंगे। फिर इसके बाद में आता है मटेरियल डेंसिटी। क्या आती है बेटा? मटेरियल डेंसिटी। जब कोई भी पदार्थ होता है वो टुकड़ों में डिवाइड होता है, जब कोई भी पदार्थ होता है और वो टुकड़ों में क्या होता है? डिवाइड होता है, तब अपन क्या मापते हैं बेटा? मटेरियल डेंसिटी मापते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उस टाइम अपन क्या करते हैं? मटेरियल डेंसिटी मापते हैं। और उस टाइम अपन बात करते हैं, ये सुनिश्चित करता है कि इसमें कोई भी छिद्र नहीं है। मतलब मटेरियल डेंसिटी में कोई भी पोर स्पेस नहीं है।
तो बात करते हैं इसमें क्या आ जाएगा कि यह घनत्व तब मापा जाता है जब कोई पदार्थ पूरी तरह से टुकड़ों में बढ़ जाता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई बंद छिद्र नहीं है, कोई बंद छिद्र नहीं है, कोई बंद छिद्र नहीं है। मतलब वो क्या है बेटा, मटेरियल डेंसिटी है। अरे क्या है बेटा, मटेरियल डेंसिटी है, मतलब कोई भी क्या नहीं है, बंद छिद्र नहीं है। बात करें तो इसको क्या कहते हैं, मटेरियल डेंसिटी कहा जाता है। अरे क्या कहते हैं बेटा, मटेरियल डेंसिटी कहते हैं। अब इसके बाद में आती है पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी अपन किसको बोलेंगे, कोई भी एक कण है, ये कण का घनत्व होता है। किसका होता है बेटा, ये पार्टिकल डेंसिटी। मतलब पार्टिकल की क्या होती है, डेंसिटी होती है जिसमें सभी बंद छिद्रों का आयतन शामिल होता है। उसमें तो अपन बात कर रहे थे बंद छिद्र थे ही नहीं, मटेरियल डेंसिटी में नहीं थे। पर इसमें क्या होता है बेटा, इसमें बात करते हैं बंद छिद्रों का आयतन शामिल होता है, लेकिन बाहरी रूप से जो जुड़े हुए जो छिद्र होते हैं उनका आयतन शामिल नहीं होता है। तो पार्टिकल डेंसिटी में क्या होता है, कण का घनत्व होता है, मतलब बंद छिद्रों का आयतन शामिल होगा और बाहरी रूप से जो छिद्रित जो होते हैं उनका क्या नहीं होता है, उनका आयतन शामिल नहीं होता है। वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल डेंसिटी हो जाएगी। अब इसके बाद में आती है अपेरेंट डेंसिटी। क्या आती है बेटा, अपेरेंट डेंसिटी। यह एक क्या है, पदार्थ के अवयव का क्या है बेटा, घनत्व है। मतलब एक कोई भी अपने पास में क्या है, मटेरियल है, कोई भी अपने पास में पदार्थ है, उसका एक कंपोनेंट, उसका एक कंपोनेंट का क्या है बेटा, डेंसिटी है। उसकी एक कंपोनेंट की क्या है, डेंसिटी है, जिसमें पदार्थ के शेष छिद्र क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अपेरेंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, अपेरेंट डेंसिटी बोलते हैं। इसके बाद में आती है बल्क डेंसिटी। अरे क्या आती है, पार्टिकल डेंसिटी की बात कर ली, अब बाद में कौन सी आती है, अपने बल्क डेंसिटी आती है। बल्क डेंसिटी में अपन बात करते हैं, यह एक पदार्थ का होता है और जिसमें थोक में पैक किया जाता है। कोई भी पदार्थ होता है उसको थोक में पैक किया जाता है, तो उसकी क्या होती है बेटा, उसकी डेंसिटी होती है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन बल्क डेंसिटी कहते हैं। ये ज्यामिति के आकार पर निर्भर होती है। ये किस क्या आकार पर निर्भर होती है, ये ज्यामितीय आकार पर, कोई भी कण होता है उसके ज्यामितीय आकार पर क्या होती है, निर्भर होती है। अब बात करते हैं बेटा फेज चेंज। अपन बात करते हैं कोई भी अपना खाद्य पदार्थ है उसकी फेज चेंज होती है। अरे कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, पहले मेरे को बताओ आपकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, भोजन के लिए कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कमेंट करके बताओ। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। फेज चेंज के बारे में बताना है कि फेज कौन कौन सी होती है, फेज के बारे में बताना है। अब आपको पता है कि सर अपने कोई भी भोज्य पदार्थ होता है उसकी तीन अपने क्या होती है, फेज होती है, ठोस गैस तरल। कौन कौन सी होती है बेटा, अपन बात करते हैं कोई भी भोज्य पदार्थ होता है उसकी क्या होती है, तीन फेज होती है, ठोस होती है, गैस होती है, तरल होती है। क्या क्या होती है बेटा, ठोस गैस और तरल क्या होती है, तीन अवस्थाएं होती है। क्या होती है बेटा, तीन अवस्थाएं होती है। अरे क्या होती है बेटा, तीन अवस्थाएं होती है, ठोस गैस तरल। कौन सी हो जाएगी, ठोस गैस तरल क्या हो जाएगी बेटा, फेज हो जाएगी। अब इनमें क्या होती है, ये अवस्थाएं क्या हो जाती है, परिवर्तित भी हो जाती है। जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे कि अपने पास में पानी है, जैसे कि सपोज कीजिए का अपने पास में पानी है, तो पानी क्या होता है, पानी बेटा अपने कभी तो किस में चेंज हो जाता है, कभी तो अपने ठोस में रहता है, मतलब बर्फ के रूप में रहता है, कभी गैस के रूप में, मतलब जलवाष्प के रूप में हो जाता है। इसके साथ में कभी क्या हो जाता है, कभी किसके रूप में हो जाएगा, गैस के रूप में हो जाएगा, और कभी तरल के रूप में नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, पहले अपने पास में होता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग होता है। पहले किसके बारे में समझेंगे, एक होता है अपने पास में फ्रीजिंग। फ्रीजिंग की बात करते हैं, पदार्थ तरल से कैसा बनता है, पदार्थ तरल से जब ठोस बनता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरल से ठोस बनेगा, मतलब फ्रीजिंग होगा। मेल्टिंग की बात करते हैं, ठोस से तरल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ठोस से तरल बनेगा, तो वो क्या होता है, मेल्टिंग होता है। इसके बाद में बात करते हैं कंडेंसेशन आता है, जो कि पदार्थ गैस से तरल में बदलता है। किसमें, गैस से तरल में बदलता है। तो अपन ने तरल से ठोस में बदला, ठोस से तरल में बदला, और गैस से अपन ने किस में बदल दिया, तरल में बदल दिया। तो ये क्या होती है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बेटा, संघनन। अरे संघनन से जलवाष्प वर्षा में नहीं बदलती क्या, वो हो जाएगा। इसके साथ में ही मेल्टिंग, ठोस से क्या हो जाएगा, तरल। अरे बर्फ नहीं पिघलती क्या, इसके साथ में ही तरल की बर्फ बनती है, वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास में क्या आता है बेटा, नेक्स्ट देखो, इसमें अपन बात करते हैं कोई भी पदार्थ है,
कोई भी अपने पदार्थ है, ये अवस्थाएं चेंज हो रही है, तो अपने पास में कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधा किस में बदल जाता है, ठोस से किस में बदल जाता है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। मतलब अपन बात करते हैं बर्फ सीधी गैस में बदल जाए तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या होता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है, मतलब इसमें क्या होता है, ठोस सीधा गैस में बदल जाता है। ठोस सीधा किस में बदल जाता है बेटा, गैस में बदल जाता है, तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट सब्लिमेशन का समझना कि ठोस से तरल में नहीं बदलेगा, तरल में बिना बदले ही किस में बदल जाएगा, तरल में बिना बदले ही वो गैस में बदल जाएगा, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। एक होता है अपने पास में सरफेस टेंशन। क्या होता है बेटा, सरफेस टेंशन होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी द्रव है, द्रव की सतह होती है और उस पर एक क्या होती है, सीधी रेखा होती है। क्या होती है, सीधी रेखा होती है, और इसकी लंबाई पर जो लंबवत बल लगता है, इसकी लंबाई पर जो लंबवत बल लगता है, जो कि द्रव की ओर लगता है, किसकी ओर लगता है, द्रव की ओर लगता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। द्रव की सतह पर सीधी क्या होती है बेटा, एक रेखा की इकाई लंबाई पर लग रहा जो लंबवत बल होता है ना, और जो कि किसकी ओर होता है, द्रव की ओर लग रहा होता है, उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। कोलाइडल की बात करते हैं, जो कोलाइडी अवस्था में पाए जाते हैं। और जो कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, कोलाइडी अवस्था में। कोलाइड के आकार के होते हैं 1 से 100 मतलब कितना होता है, 1 से 100 नैनोमीटर। कोलाइड का आकार पूछ ले तो 1 से 100 नैनोमीटर हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा, 1 से 100 नैनोमीटर हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, 1 से 100 नैनोमीटर क्या हो जाएगा बेटा, आकार हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, 1 से 100 नैनोमीटर क्या हो जाएगा बेटा, आकार हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा, 1 से 100 नैनोमीटर। आकार किसका होता है, कोलाइड का होता है। मतलब ये क्या होते हैं, आकार की अवस्था। ये क्या होती है, आकार की अवस्था होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलाइडी अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोलाइडी अवस्था बोलते हैं। इसके साथ में याद रखना, भोजन का भी क्या होता है, पीएच होता है। मतलब अपन बात करते हैं, ये जो H प्लस आइन है, मतलब भोजन में मौजूद जो भी H प्लस आइन है, उनका जो प्रत्यक्ष कार्य होता है, वो क्या करते हैं बेटा, वो अपने पीएच को चेंज करते हैं। H प्लस ज्यादा होंगे तो क्या होगा बेटा, पीएच ज्यादा होगी, और H प्लस कम होंगे तो पीएच क्या होगी, कम होगी। तो ये तो आपको पता ही है कितनी होती है पीएच की शर्मत, 0 से लेकर कितनी होती है, 14 होती है। 0 से लेकर कितनी होती है बेटा, 14 होती है। और इसके साथ में ही बात करते हैं, अपने पास में 0 से लेकर 7 तक कितनी होती है, अम्लीय होती है। और इसके साथ में 7 पर उदासीन पॉइंट आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, क्षारीय पॉइंट आ जाएगा। तो बेटा ये क्या है, पीएच है। क्या है, पीएच है। अब इसके बाद में आता है अपने पास में नेक्स्ट आता है फूड कंपोजिशन एंड केमिस्ट्री। क्या आ जाएगा, फूड कंपोजिशन एंड केमिस्ट्री। फूड कंपोजिशन की बात करते हैं बेटा, अपने पास में फूड में क्या क्या पाया जाता है, फूड में विटामिन भी पाया जाता होगा। इसके साथ में बात करते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते होंगे, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता होगा, विटामिन भी पाया जाता होगा। तो ये क्या होता है, फूड का कंपोजिशन। मतलब कंपोजिशन ऑफ फूड की बात करते हैं। और इसके साथ में ये तो अपने फूड के इंग्रेडिएंट हो गए। इसके साथ में होता है कि अपन जो भोजन खाते हैं ना, भोजन में दाल भी लेते हैं, सब्जी भी लेते हैं, इसके अलावा अपन रोटी भी, चपाती वगैरह भी लेते हैं, चावल वगैरह भी लेते हैं। तो देखिएगा, मानव प्रतिदिन चावल, आटा और दाल, सब्जियां, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं दूध वगैरह, इसके साथ में घी वगैरह, और इसके साथ में ऑयल, एग्स, मांस वगैरह, ये सारी चीजें क्या लेता है, ये सारी चीजें फूड के रूप में, भोजन के रूप में लेता है। मतलब आपको बेटा इसमें रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सा याद रखना। अपन जो दैनिक दिनचर्या में जो भी लेते हैं, फल सब्जियां चावल वगैरह जो लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, फूड का कंपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, घी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ऑयल, एग वगैरह सारी चीजें हो जाएगी। इसके बाद में है, इन भोज्य पदार्थों में क्या होते हैं, रासायनिक अवयव क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। मतलब ये तो अपने भोजन में क्या हो गए, भोजन हो गए। मतलब बात करते हैं भोजन में अपन क्या क्या चीजें लेती है, उनका कंपोजिशन हो गया। पर इनमें भी क्या पाए जाते हैं, रासायनिक अवयव पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, एमिनो एसिड वगैरह सारी चीजें हो जाएगी। तो देखो क्या क्या होता है इसमें, देखिएगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, विटामिन, इसके साथ में प्रोटीन, वसा,
वाटर, खनिज लवण। ये क्या होता है बेटा, अपने भोज्य पदार्थ में होता है। तो भोज्य पदार्थ का कंपोजिशन पूछ ले या इसके साथ में रासायनिक अवयव पूछ ले अपने भोजन का, तो बेटा वो आपको बताना है। रासायनिक अवयव क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, वसा हो जाएगी, वाटर हो जाएगा, खनिज लवण हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। ये क्या है बेटा, रासायनिक अवयव है, केमिकल कंपोनेंट है। क्या है बेटा, केमिकल कंपोनेंट है। अरे कौन से हैं, केमिकल कंपोनेंट है। तो केमिकल कंपोनेंट आई होप आपको समझ में आ गए। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं सीएचओ की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात करते हैं। ये क्या कार्य करते हैं बेटा, अब इसमें आपको एक तो वो होता है कि कंसंट्रेशन पूरा की अपने को रटना है, रटने वाला कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर समझने वाला कंसंट्रेशन होना चाहिए। सारी चीजें 1 बाय 1 समझ में आ जाएगी। अभी तक कोई डाउट आया क्या कि अपने पास में भोजन क्या होता है, फूड साइंस क्या है, इसके साथ में डेंसिटी, मतलब अपन भोजन की डेंसिटी मापते हैं, वहां से डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फूड के कंपोजिशन में बात करें अपन क्या क्या खाते हैं और भोजन में क्या क्या पाए जाते हैं, ये जरूर याद रखना है। क्या क्या खाते हैं सभी को पता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और इसके साथ में जल वगैरह उसमें क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, आगे आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट और क्या हो जाएगा बेटा, फैट आ जाएगा। जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, ऊर्जा उत्पादक होते हैं, मतलब ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब क्या होते हैं बेटा, ऊर्जा उत्पादक होते हैं। इसके बाद में आता है प्रोटीन और खनिज लवण क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, शरीर का निर्माण करते हैं। बाल, नाखून वगैरह ये सारी चीजें कौन करता है बेटा, प्रोटीन वगैरह से ही तो बनी होती है। नाखून की बात करते हैं, बालों की बात करते हैं, ये किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं। और शरीर की मरम्मत वगैरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन और खनिज लवण हो जाएगा। विटामिन, जल और खनिज लवण ये क्या होते हैं, संरक्षणात्मक क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो कि संरक्षण प्रदान करते हैं अपने शरीर को। विटामिन हो गए, इसके साथ में ये तो निर्माण करते हैं शरीर का, हड्डियों वगैरह का निर्माण करते हैं कौन, खनिज लवण और प्रोटीन। पर विटामिन की बात करते हैं बेटा, विटामिन शरीर के निर्माण में भागीदारी नहीं लेता, समझिएगा। विटामिन और जल जो होता है शरीर का निर्माण में भागीदारी नहीं लेते हैं, पर इसके साथ में खनिज लवण तो लेते हैं बेटा। ये संरक्षणात्मक क्या होते हैं, तत्व होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे पहले समझे तो प्रकृति में क्या होता है, प्रेजेंट कार्बनिक यौगिकों का ये क्या होता है, समूह होता है। इसका संश्लेषण हरे पादपों व प्रकाश संश्लेषण। अरे पता है क्या, आलू में क्या पाया जाता है, कि सर आलू में अपने पाया जाता है, सर आलू में पाया जाता है, हमारे को पता है बेटा क्या पाया जाता है, बताओ देखे। आलू में क्या पाया जाता है, आलू में सर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट किस में सहायता करता है, ये भी मेरे को बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में सहायता करता है, मतलब किस में हेल्प करता है आपकी, कि सर हमारे को पता है वो किस में सहायता करता है, वो हमारी सहायता करता है अपने शरीर के निर्माण में, क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अरे क्या करता है, सहायता क्या करता है बेटा, प्रदान करता है। तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने हो जाएगा बेटा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझिएगा, ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों में बनता है। किस में बनता है, पादपों में बनता है। अब मैं आपको बता देता हूं, प्रकाश संश्लेषण में दो चीजें जरूरत होती है, एक तो CO2 और एक H2O। CO2 और H2O, 6 अणु अपन ने CO2 के ले लिए और 6 अणु किसके ले लिए, जल के ले लिए। और इसके साथ में सूर्य का प्रकाश चाहिए, इन दोनों से क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बात करते हैं, पौधों की पत्तियां वगैरह हरी होती है, उनकी उपस्थिति में क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 निकल जाएगी। अरे 6O2 निकल जाएगी। तो देखिएगा, बताइएगा, 6CO2, 6 क्या हो जाएगी, CO2। उधर कार्बन कितने हैं, कि सर 6 है। कार्बन कितने हैं, 6 है। हाइड्रोजन कितने होते हैं, कि सर वहां पर 12 है। तो 12 क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। उधर ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन कितनी होती है, कि सर 12
और इसके से 6 18 होती है। 18 में से अपन बात करते हैं, 18 में से 6 यहाँ पर आ गई और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर निकल गई, तो बेटा ये अपने पास में ग्लूकोज बन गया, और ग्लूकोज को मतलब बोलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बन गया। अरे क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो ऐसे नहीं अपन कोई रटा रहे हैं, समझिएगा बेटा। और 6 O2 निकल गई, तो अपन ने 6 CO2 और 6 CO2 और क्या लिया? 6 CO2 लिया, और इसके साथ में 6 जल के अणु लिए। इन दोनों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना बेटा? अरे क्या बना? ग्लूकोज बना, मतलब कार्बोहाइड्रेट बन गया और 6 ऑक्सीजन निकल गई। तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि कहाँ से बनता है? पेड़ पौधों में बनता है। और ये किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस से बनता है। अरे किससे बनता है बेटा? फोटोसिंथेसिस से। अपन बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका CnH2nOn, इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है CnH2n क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है CHO का जल अपघटन करने पर, अगर अपन CHO का जल अपघटन करते हैं तो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी या एल्डिहाइड्राइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं। अरे बेटा CHO का किसका करवाएंगे? मतलब कार्बोहाइड्रेट का या CHO का अपन क्या करवाएंगे? ऐसे मान लो कि अपन क्या करवाएंगे बेटा? इसका अपघटन करवाएंगे। तो अपघटन के दौरान क्या क्या बनेगा? अरे क्या क्या बनेगा? पॉलीहाइड्रोक्सी बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइएगा बेटा, जल्दी से बताइएगा, बताइएगा जल्दी से, बताओ बेटा जल्दी से बताइएगा कि CHO का जल अपघटन करने पर या तो पॉलीहाइड्रोक्सी या एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है? प्राप्त होता है। किसके अपघटन से? अपने किसके बेटा? CHO के अपघटन से प्राप्त होता है। अरे किसके प्राप्त होता है? CHO के अपघटन से होता है। अरे किससे होता है? CHO की। बेटा एक मिनट थोड़ा सा, देखो बेटा अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है कि CHO के अपघटन से क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और जीवों के शरीर व कोशिका में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। जीवों के शरीर में क्या पाए जाते हैं बेटा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और इसके साथ में ही पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होते हैं बेटा? ये पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करेगा बेटा? अरे क्लासिफिकेशन की बात करेगा कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा? इसका क्लासिफिकेशन पहले होता है गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर पहला होता है शुगर, पहला क्या होता है? शुगर। दूसरा क्या होता है? नॉन शुगर। अरे दूसरा क्या होता है? नॉन शुगर। तो शुगर के बारे में बात करते हैं तो शुगर क्या होगा? मीठे, क्रिस्टलीय और जल में क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। यार शुगर की बात करते हैं, मीठे होते हैं, इसके साथ में क्रिस्टलीय होते हैं और जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं बेटा? घुलनशील होते हैं, तो शुगर हो जाएंगे। नॉन शुगर की बात करते हैं, स्वादहीन, अक्रिस्टलीय और जल में क्या होते हैं? विलेयी होते हैं। जल में क्या होते हैं? विलेयी होते हैं, तो क्या हो जाएंगे? नॉन शुगर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? नॉन शुगर हो जाएंगे। तो अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट गुणों के आधार पर शुगर और नॉन शुगर में होता है, जो कि जल में क्या होते हैं? विलेयी होते हैं, घुलनशील होते हैं और मीठे होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? शुगर। नॉन शुगर की बात करते हैं, स्वादहीन, अक्रिस्टलीय, जल में अविलेयी होते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर स्टार्च हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, काइटिन इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी आणविक संरचना के आधार पर या जल अपघटन के आधार पर। बेटा 3 प्रकार के होते हैं मेनली, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अरे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या वैसे 4 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और बीच में ओलिगोसेकेराइड भी जोड़ देना है। तो देखो मोनोसेकेराइड की बात करते हैं, जल अपघटन होने पर छोटे कण प्राप्त नहीं होते। क्या नहीं होते बेटा? मोनोसेकेराइड का जल अपघटन करने पर छोटे कण, क्योंकि मोनो तो खुद ही एक है। अरे बेटा खुद एक टूटेगा तो क्या दूसरा बनेगा? क्या नहीं। CnH2n क्या होता है? CnH2n क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है और 3 से 7 कार्बन पाए जाते हैं। अरे क्या पाए जाते हैं बेटा?
3 से 7 कार्बन पाए जाते हैं, मोनोसेकेराइड हो जाएगा। सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। जल अपघटन पर छोटे कण प्राप्त नहीं होते, जल में विलेय और कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। मोनोसेकेराइड कैसे होते हैं? जल में तो विलेय होंगे और कैसे होंगे? मीठे होंगे। और अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे? पॉलीसेकेराइड का निर्माण कर लेंगे। अरे किसका निर्माण कर लेंगे? पॉलीसेकेराइड का निर्माण कर लेंगे। मोनोसेकेराइड की बात करते हैं, एक एल्डिहाइड समूह होता है, एक कीटोन समूह होता है। इसमें एक तो एल्डिहाइड का समूह होगा, एक कीटोन का समूह होगा, और इसको अपन क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे बेटा? मोनोसेकेराइड बोलेंगे। एक एल्डिहाइड और एक क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा? अरे किसकी बात करते हैं? इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। एक क्या होता है? एक अपने पास में होता है ट्रियोज। ट्रियोज की बात करते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड आ जाएगा। एरिथ्रोज क्या हो जाएगा बेटा? अरे एरिथ्रोज क्या हो जाएगा? टेट्रोपोज हो जाएगा। इसके साथ में ही एक होता है पेंटोज। पेंटोज की बात करते हैं राइबोज, और क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा। हेक्सोज की बात करते हैं ग्लूकोज, और क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं CHO की। क्या है? सरीलतम इकाई क्या है बेटा? मोनोसेकेराइड। क्या है बेटा? मोनोसेकेराइड। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। किसकी बात करते हैं बेटा? आगे की ओर बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट 3 से 7 इकाइयों से मिलकर ये क्या होता है? 3 से 7। इसमें क्या पाए जाते हैं? कार्बन पाए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं? 5 कार्बन पाए जाते हैं, राइबोज, और क्या हो जाएगा? देख लो इसमें, इधर देख लो आप। 3 कार्बन पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। तो ये कार्बन के आधार पर क्या है? अगर आपसे पूछ ले कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज क्या है बेटा? वो ग्लूकोज है हेक्सोज। क्या हो जाएगा? हेक्सोज हो जाएगा। पेंटोज की बात करते हैं राइबोज, और क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा। टेट्रापोज की बात करते हैं एरिथ्रोज हो जाएगा। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ट्रियोज की बात करते हैं तो ग्लिसरैल्डिहाइड हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं बेटा ओलिगोसेकेराइड। क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड होता है। ओलिगोसेकेराइड की बात करते हैं, या इसको डाइसेकेराइड भी कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? डाइसेकेराइड। अरे आपने सुना होगा लैक्टोज, सुना होगा। क्या सुना होगा बेटा? लैक्टोज सुना होगा। तो लैक्टोज क्या होता है? 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर जो बनते हैं ना, वो हो जाएंगे। देखो इसके जल अपघटन से क्या होते हैं? 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। मतलब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या हो जाएगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बराबर लैक्टोज हो जाएगा। मतलब 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर किसका निर्माण हो रहा है? अपने डाइसेकेराइड का निर्माण हो रहा है। मतलब इसमें कौन सा संबंध पाया जाता है? 2 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो संबंध का नाम याद रखना, ग्लाइकोसिटिक बंध पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बेटा? ग्लाइकोसिटिक बंध पाया जाता है। और जल में विलेयशील और मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? अधिक मीठे होते हैं। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं बेटा? अधिक मीठे होते हैं। अब देखिएगा प्रमुख डाइसेकेराइड कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सुक्रोज। सुक्रोज की बात करते हैं, ग्लूकोज के साथ में फ्रुक्टोज जुड़ता है। जब ग्लूकोज के साथ में फ्रुक्टोज जुड़ता है, देखिएगा ग्लूकोज के साथ में फ्रुक्टोज जुड़ता है तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा? वो सुक्रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सुक्रोज हो जाएगा। माल्टोज की बात करते हैं, जब ग्लूकोज के साथ में ग्लूकोज जुड़ता है, जब ग्लूकोज के साथ में ग्लूकोज जुड़ता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? माल्टोज बोलते हैं। लैक्टोज की बात करते हैं, ग्लूकोज के पास में जब क्या जुड़ता है? गैलेक्टोज जुड़ता है। ग्लूकोज से क्या जुड़ता है? गैलेक्टोज जुड़ता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसको अपन लैक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। अरे मिल्क शुगर किसे कहते हैं? अरे दुग्ध शर्करा की बात कर लो, या इसके साथ में ही अपन बात करते हैं दुग्ध शुगर। अरे दुग्ध शुगर किसे कहते हैं? दुग्ध शर्करा। बात करते हैं मिल्क शुगर किसे कहते हैं बेटा? ये अपन कहते हैं किसको? ये लैक्टोज को कहते हैं। स्तनधारियों के दूध में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अरे क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसके बाद में देखिएगा पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, जटिल होते हैं। 3 या 3 से अधिक जो मोनोसेकेराइड इसमें क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। C6H12 है और 6 और N की बात करते हैं, 3 या 3 से अधिक ये कोई क्या हो सकते हैं? आपस में जुड़ सकते हैं। इसके टाइप्स होते हैं, पहला हो जाएगा होमोपॉलीसेकेराइड। क्या हो जाएगा? होमोपॉलीसेकेराइड हो जाएगा। मतलब एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड होते हैं तो उसको होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार के क्या होते हैं? एक ही प्रकार के जो सेकेराइड होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं तो उसको होमो कहते हैं। जैसे कि सेल्यूलोज से सेल्यूलोज जुड़ेगा, सेल्यूलोज जुड़ेगा, सेल्यूलोज जुड़ेगा। जैसे कि बात करते हैं सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, इंसुलिन हो गया, ग्लाइकोजन। इनमें क्या होता है? एक ही प्रकार का क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है। मतलब एक ही प्रकार
के मोनोसेकेराइड से जो मिलकर बने होते हैं उनको होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, मतलब एक ही प्रकार के इससे बनेंगे। किससे बनेंगे बेटा, एक ही प्रकार से बनेंगे। अरे किससे बनेंगे बेटा, एक ही प्रकार से बनेंगे, मतलब होमोपॉलीसेकेराइड हो जाएंगे। अरे क्या हो जाएंगे बेटा, होमोपॉलीसेकेराइड हो जाएंगे। फिर आता है अपने पास में हेटेरो। हेटेरो की बात करते हैं, वो अलग अलग प्रकारों से बने होते हैं बेटा। किससे बने होते हैं, देखो बेटा अपन बात करते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो आपस में किसके द्वारा बने होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अरे किससे जुड़े होते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, आगे आता है पैक्टीन और काइटिन। क्या होता है, पैक्टीन और काइटिन क्या होता है, हेटेरो होता है, मतलब ये एक ही प्रकार के पॉलीसेकेराइड से मिलकर नहीं बने होते हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे अपने पास में आता है शरीर में कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य होते हैं। अरे बात करते हैं किसकी, CHO के कार्य, CHO के कार्य की बात करते हैं कि क्या क्या कार्य होते हैं। देखो सबसे पहले आता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का। शरीर को क्या करता है, मतलब अपने कोई भी शरीर है उसको क्या करता है, एनर्जी प्रदान करने का। अरे बेटा अपन कोई भी आलू खाते हैं, अरे आलू खाते हैं एनर्जी मिल जाती है, केला खाते हैं एनर्जी मिल जाती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अरे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या हो जाएगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना सबसे पहला कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है अत्यधिक जैविक महत्व है। इसका क्या होता है बेटा, जैविक महत्व होता है। इसके बाद में आता है कैल्शियम के अवशोषक में सहायक होता है कार्बोहाइड्रेट। गंभीर रोगों से क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। तापक्रम क्या होता है बेटा, नियंत्रित। अपन बात करते हैं जो तापमान होता है शरीर का, जो टेम्परेचर होता है शरीर का, क्या होता है, टेम्परेचर होता है, वो नियंत्रित होता है। अब बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या क्या हानियां होती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या क्या हानियां होती है, हानियों की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, वेट लॉस। वेट लॉस की बात करते हैं, भार में कमी आती है। अरे क्या आती है, भार में कमी आती है, तो पहला क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं शीघ्र थकान होती है। क्या होती है बेटा, शीघ्र थकान होती है। क्या होती है, शीघ्र थकान होती है। इसके बाद में आता है कब्ज, कीटोसिस से, अधिकता से क्या हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, अधिक। अरे आपको बताया क्या, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। अरे ऐसे बताओ आप तो मेरे को कि आप ऐसे पतले दुबले पतले जैसे मेरे जैसे, मैं तो ज्यादा तो दुबला पतला नहीं बेटा, ठीक है। मेरे को आप मीडियम भी नहीं मान सकते, दुबला पतला भी नहीं मान सकते, मोटा भी नहीं मान सकते, ठीक है। अब एक तो क्या होता है, मेरे से भी ज्यादा मरीज होगा, ठीक है। अब मेरे में वेट की बात करता हूँ, मेरे में वजन हाइट के आधार पर मेरे में 5 या 7 जो किलो वजन, 5 किलो मान लो कि 5 किलोग्राम और वजन होना चाहिए, और वैसे बढ़िया है, अभी अपन मानते हैं कम चलता है पर ज्यादा नहीं चलता, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि उनमें क्या होता है, कोई तो वेट में बहुत ज्यादा ऐसा मरीज सा आपको दिखाई देगा, ठीक है, वो क्या होता है, वेट लॉस होता है। एक क्या होता है बेटा, एक अधिकता, मतलब मोटा पाव हो गया और डायबिटीज उसमें हो गई, तो बेटा वो क्या होता है, वो अधिकता से होता है। एक क्या होता है, वेट लॉस क्या होता है, कमी से होता है। वेट लॉस कमी से होता है, अधिकता से क्या होता है, डायबिटीज होती है। क्या होती है, डायबिटीज होती है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर अपन चलते हैं, आगे बात करेंगे बेटा प्रोटीन की। अरे किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो एसिड से जुड़कर क्या करते हैं, अमीनो एसिड से जुड़कर, अमीनो एसिड से जुड़कर उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक बनाते हैं, और उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। मतलब प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो एसिड के बने उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं, जटिल जैव बहुलक होते हैं। जटिल जैव बहुलक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। और इसके साथ में ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से मिलकर बना है। अरे किससे मिलकर बना है बेटा, ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से मिलकर बना है। मतलब ये क्या होते हैं, एमिनो एसिड के उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं बेटा, जटिल यौगिक होते हैं। और इसके साथ में प्रोटियोस का मतलब क्या होता है बेटा, प्राथमिक। प्रोटियोस का मतलब क्या होता है, प्राथमिक होता है। मतलब इनका क्या होता है, प्राइम इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है बेटा, इनका प्राइमरी इंपॉर्टेंस होता है। मतलब प्रोटीन शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक होता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोटियोस। ये क्या होता है, प्राथमिक महत्व वाला होता है। क्या होता है बेटा, प्राथमिक महत्व वाला होता है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं। आगे अपने पास में आता है नेक्स्ट, प्रोटीन का संगठन की बात करते हैं। तो प्रोटीन आपस में किसके द्वारा बने होते हैं बेटा, अरे प्रोटीन आपस में एमिनो एसिड के द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा, एमिनो एसिड। मतलब प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन का अगर जल अपघटन करते हैं तो उससे पेप्टाइड बंध, मतलब पेप्टाइड बंध टूटेगा और फिर इसके बाद में क्या बनेगा, एमिनो एसिड। मतलब बात करते हैं ये एमिनो एसिड पेप्टाइड बंध की सहायता से क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, अरे क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ गया होगा कि प्रोटीन वास्तव में एमिनो एसिड से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होती है और जिनका जो बात करते हैं अणुभार 10,000 से अधिक होता है। 10,000 से अधिक होता है। सभी प्रोटीन में क्या होते हैं, 20 एमिनो अम्ल होते हैं, 20 एमिनो एसिड होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया क्या बेटा, अरे समझ में आ गया क्या। इसके बाद में बात करते हैं एमिनो एसिड। किसकी बात करते हैं बेटा, एमिनो एसिड की बात करते हैं। एमिनो एसिड की भी डेफिनेशन देख लीजिएगा। क्या होती है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में क्या होते हैं, एमिनो और कार्बोक्सिलिक दोनों समूह पाए जाते हैं, जिनमें एमिनो समूह भी पाए जाते हैं और इसके साथ में कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं और इसके साथ में एमिनो समूह पाए जाते हैं। और इससे क्या बनती है, इससे प्रोटीन बनती है। अरे प्रोटीन नहीं, पहले क्या बनेगा, एमिनो एसिड बनेगा बेटा। क्या बनेगा, एमिनो एसिड बनेगा और फिर इसके द्वारा क्या बनेगी, इसके द्वारा प्रोटीन बनेगी। अरे इसके द्वारा क्या बनेगी बेटा, प्रोटीन बनेगी। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोटीन किसके द्वारा मिलकर बनी होती है, अरे एमिनो एसिड के द्वारा मिलकर बनी होती है। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। कितने होते हैं बेटा, आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं और अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। अरे कितने होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं और अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। कितने होते हैं बेटा, आवश्यक और अनावश्यक दो प्रकार के क्या होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। तो देखिएगा आवश्यक की बात करते हैं, टीवी मिलपात, टीवी मिलपात। अरे क्या होते हैं, टीवी मिलपात। ये अपने को भोजन के द्वारा लेने पड़ते हैं, ये अपने को भोजन के द्वारा लेने पड़ते हैं, शरीर में निर्मित नहीं होते हैं। और जो अनावश्यक होते हैं वो तो बढ़ जाते हैं, वो तो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब इसके बाद में आता है लिपिड। अरे क्या आता है, लिपिड। लिपिड की बात करते हैं, लिपिड की बात करते हैं। लिपिड शब्द ग्रीक भाषा के लिपोस शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है फेट। क्या होता है, फेट। इसमें वसा, तेल, मोम ये सारे आते बेटा। वसा, तेल, मोम क्या आते बेटा, सारी चीजें इसमें आती है। मतलब जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जो कि स्पर्श में कैसे होते हैं, वसा स्पर्श में कैसी होती है, चिकनी होती है। जल में क्या होती है, अविलेय होती है। और अध्रुवीय जो विलायक होते हैं, अध्रुवीय जो विलायक होते हैं, जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफार्म हो गया, बेंजीन हो गया, इनमें क्या होती है बेटा, इनमें क्या होती है, विलेय होती है। इनमें क्या होती है बेटा, विलेय होती है। तो ये क्या हो जाएगी, लिपिड हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी बेटा, लिपिड हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वसा बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है बेटा, वसा बोला जाता है। अब इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, लिपिड का क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा, लिपिड का क्लासिफिकेशन आ जाएगा। क्लासिफिकेशन में अलग अलग प्रकार की होती है, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड। बेटा तीन प्रकार की लिपिड होती है, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड होती है। सबसे पहले देखो सरल लिपिड के बारे में बात करते हैं। सरल लिपिड एल्कोहल के साथ में जब वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सरल लिपिड कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक वसा तेल हो जाएगा, मोम हो जाएगा।
प्राकृतिक वसा तेल हो गया और मोम हो गया। इसके बाद में आती है संयुक्त लिपिड। अरे कौन सी आती है बेटा? संयुक्त लिपिड आती है। संयुक्त लिपिड की बात करते हैं वे लिपिड जिनमें वसा अम्ल वसा एल्कोहल के अतिरिक्त समूह पाए जाते हैं। किसके अतिरिक्त पाए जाते हैं? वसा अम्ल और वसा एल्कोहल के अतिरिक्त क्या पाए जाते हैं? समूह पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? संयुक्त लिपिड कहा जाता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं बेटा संयुक्त लिपिड, मतलब इसमें क्या होते हैं? एक अन्य समूह होता है, एक फास्फोलिपिड होता है, एक क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड होता है। अन्य समूह के रूप में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है तो फास्फोलिपिड कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा? ग्लाइकोलिपिड हो जाएगी। अरे कौन सी हो जाएगी? ग्लाइकोलिपिड। फिर इसके बाद में आता है युत्पन्न लिपिड। युत्पन्न लिपिड का मतलब क्या होता है बेटा? इन दोनों के अपघटन से प्राप्त हुई है। किन दोनों के अपघटन से प्राप्त हुई है बेटा? युत्पन्न लिपिड का मतलब क्या होता है? ये क्या होती है? ये अपने सरल लिपिड और इसके साथ में संयुक्त लिपिड, इन दोनों में जल अपघटन के बाद में बनी है। इन दोनों के जल अपघटन के बाद में बनी है, उसको युत्पन्न लिपिड कहते हैं। मतलब ये सरल संयुक्त लिपिड के जल अपघटन के बाद में बनी है, तो इसको क्या कहते हैं? युत्पन्न लिपिड कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? डेरिव्ड। अरे क्या कहा जाता है बेटा? डेरिव्ड कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? डेरिव्ड कहा जाता है। सरल लिपिड की संरचना वगैरह छोड़ो, बस इतना सा आपको लिपिड में पढ़ना है। अब वर्क पढ़ लो भाई साहब, लिपिड के वर्क पढ़ लो। वर्क की बात करते हैं, वसा जंतु व वनस्पति कोशिकाओं में संग्रहित भोजन का कार्य करती है। क्या करती है? संग्रहित भोजन का क्या करती है? कार्य करती है। मतलब इसमें क्या होता है? संग्रहित भोजन होता है। मतलब बात करते हैं वसा के रूप में क्या होता है? भोजन संग्रहित होता है। इसके बाद में होता है वसा कोशिका में, वसा कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। वसा कोशिका में क्या होता है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। फास्फोलिपिड कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक होते हैं। अरे फास्फोलिपिड क्या होते हैं? कोशिकाओं के क्या होते हैं? संरचनात्मक घटक होते हैं। अरे क्या होते हैं? संरचनात्मक घटक होते हैं। कुछ लिपिड अनेक एंजाइमों के सक्रियण के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। तो ये लिपिड या वसा के कार्य। अरे घी खाते हो क्या? अरे घी खाते हो क्या बेटा? चिकना होता है, स्पर्श में जल में अघुलनशील होता है, उसी की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं। वैसे जल में अघुलनशील के लिए आप समझो ना, तो मैं समझाऊंगा आपको कैसे। कि जैसे कि अपन घी खाते हैं बेटा, अरे घी ऐसे तो खाते नहीं है, चपाती के लगाकर खाते हैं। अरे खाते हो गया बेटा? सभी किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, खाते होंगे अच्छे से। तो देखो अपन जैसे ही चपाती वगैरह खाते हैं, अपने हाथों के लग जाता है, फिर अपना हाथ धोकर आते हैं सर्दी में, क्या वो पानी के साथ में घुलकर नीचे की ओर चला जाता है क्या? नहीं बेटा, वो क्या है? जल में अघुलनशील है। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन। किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन की बात कर रहे हैं। फंक ने दिया था। किन्होंने दिया था बेटा? ये जो शब्द दिया था वो फंक ने दिया था। सर्वप्रथम शब्द, सर्वप्रथम विटामिन शब्द, सर्वप्रथम विटामिन शब्द, सर्वप्रथम जो विटामिन शब्द है वो विटामिन शब्द किन्होंने दिया था? वो फंक ने दिया था। अरे किन्होंने दिया था बेटा? फंक ने सर्वप्रथम विटामिन शब्द दिया था। अरे किन्होंने दिया था? सर्वप्रथम बात करते हैं, ये फंक ने दिया था। और बात करते हैं ये क्या होते हैं? वाइटल एमिन। वाइटल एमिन का मतलब क्या होता है? जैविक तंत्रों में मिलने वाला एमिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के अतिरिक्त कार्बनिक अम्ल, जो कि स्वास्थ्य, वृद्धि और पोषण के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ये शरीर के निर्माण में नहीं होता है, पर ये स्वास्थ्य, वृद्धि और पोषण के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ये कोशिकाओं का निर्माण और ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, जबकि जैव क्रियाओं में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अरे क्या होते हैं बेटा? सहायक होते हैं। अरे क्या होते हैं? सहायक होते हैं। मतलब क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हेल्प करते हैं। ये क्या हो जाएंगे? विटामिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? विटामिन हो जाएंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में विलीय होते हैं, एक क्या होते हैं? जल में विलीय होते हैं। वसा में विलीय वालों की बता दूं क्या? एडीईके, एडीईके हो जाएगा। और इसके साथ में विटामिन बी, विटामिन सी, ये क्या होते हैं? जल में विलीय होते हैं। क्या होते हैं? ये विटामिन बी और इसके साथ में विटामिन जो सी होते हैं। अरे आपने नींबू का पानी पिया क्या? नींबू का पानी पिया है तो वो विटामिन सी, विटामिन सी ज्यादातर स्टोर नहीं रहते हैं। आप ऐसे समझो ना कि सर विटामिन सी हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, जरूरी होता है, पर ये रेगुलर अपने को लेना पड़ता है।
डीईके तो रेगुलर नहीं लेना पड़ता है, पर अपने को जो जल में घुलनशील है ना वो अपने को रेगुलर लेना पड़ता है। इसका रीजन क्या है सीधा सा समझना, एक अपने जो जनरल एग्जांपल है ना उससे आपको समझ में आ जाएगा। अरे अपन बात करते हैं पानी पीते हैं, पानी पीते हैं तो पानी क्या अपने रेगुलर स्टोर रहता है क्या? अपने को डेली पीना पड़ता है और डेली निकालना पड़ता है, डेली पीना पड़ता है, डेली निकालना पड़ता है। तो वैसे ही अपने विटामिन से वो क्या है जल में घुलनशील है, तो जल के साथ में डेली अपन लेंगे और डेली अपन उसको क्या कर जाएंगे पानी के साथ में ही क्या हो जाएगा बेटा एक्सट्रैक्ट, वो क्या हो जाएगा एक्सक्रेशन सिस्टम के द्वारा बाहर चला जाएगा। तो बेटा इसीलिए विटामिन सी ऐसे मत सोचना कि सर आज मैं बहुत ज्यादा ले लेता हूँ और फिर मेरे को जरूरत नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं बेटा, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। और नेक्स्ट में सबसे पहले क्या आ जाएगा अपने विटामिन ए डी के हो गया जो कि वसा में क्या होते हैं घुलनशील होते हैं, और लीवर कोशिकाओं में विटामिन ए और डी क्या होते हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, आगे की ओर बात करते हैं तो कार्य देखो इसके कार्य वगैरह देखो इसमें क्या होते हैं। अपन बात करते हैं विटामिन ए है अपनी नेत्र वगैरह के लिए कार्य करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये अलग अलग शरीर की वृद्धि रक्त संचार इनमें क्या होते हैं सहायक होते हैं। तो ये सारणी दे रखी है, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आपको देखना है। अब इसके बाद में देखिएगा बेटा आगे की ओर अपन बात करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। और नेक्स्ट अपने क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट अपने पास में आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। क्या हो जाएगा बेटा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है बेटा, माइक्रोबायोलॉजी में अपन बात करते हैं तो सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव अपने ऐसे मान लो कि सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं फूड साइंस में। फूड साइंस में क्या होता है बहुत अहम योगदान, ये भोजन को खराब करने का काम कर लो या चाहे भोजन को सही बनाने का काम कर लो, दोनों में क्या होते हैं सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों में ही क्या होता है बेटा सूक्ष्म जीव क्या होते हैं जरूरी होते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं ऐसे जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या दी गई है जो कि साधारण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको संज्ञा दी गई है, मतलब जिनको अपन साधारणतया ऐसे नहीं देख सकते, जैसे कि अपन वायरस को देख सकते हैं नहीं देख सकते, जीवाणु को अपन देख सकते हैं इस तरह से नॉर्मली तो नहीं देख सकते। तो वो क्या है बेटा वो अपने पास में माइक्रोबायोलॉजी है, मतलब जिनका अपन अध्ययन करते हैं किसमें जिनको अपन सामान्यतः नहीं देख सकते, वो क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी, उनकी स्टडी क्या होती है माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि बात करते हैं इसमें माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपने पास में होता है आत्मपोषी अणुजीवी। क्या होता है आत्मपोषी अणुजीवी होता है मतलब भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। क्या करते हैं भोजन को स्वयं निर्मित करते हैं, भोजन को स्वयं निर्मित करते हैं, स्वयं निर्मित करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा बेटा वो अपने पास में आत्मपोषी अणुजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आत्मपोषी अणुजीवी हो जाएगा। इसके बाद में आता है परजीवी अणुजीवी। क्या होता है परजीवी, मतलब ये क्या करते हैं ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, मतलब ये क्या होते हैं आत्मपोषी ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसके साथ में कुछ क्या होते हैं मतलब भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या होते हैं निर्भर होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं अपना भोजन प्राप्त करेंगे अन्य जीवों से प्राप्त करेंगे। इसके बाद में आता है मर्तोपजीवी की बात करते हैं, भोजन हेतु मर्त पदार्थों पर क्या होते हैं, भोजन हेतु मर्त पदार्थों पर क्या होते हैं बेटा मर्त पदार्थों पर आश्रित होते हैं, मतलब मर्त पदार्थों से क्या करते हैं अपना भोजन लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा मर्तोपजीवी हो जाएगा। सहजीवी की बात करते हैं, ये भाई साहब जैसे कि एक आप हो एक मैं हूं, अब अपन दोनों जी रहे हैं तो बेटा अपन आपसे मेरे को फायदा हो रहा है मेरे को आपसे फायदा हो रहा है, मतलब सहजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा सहजीवी हो जाएगा। बिना हानि पहुंचाए अन्य जीवों पर क्या रहता है निर्भर रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं सहजीवी अणुजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा सहजीवी अणुजीवी कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा बैक्टीरिया की बात करते हैं, एक कोशिकीय होता है मतलब यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है। और इसके साथ में क्या होता है प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है बेटा प्रोकैरियोटिक होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वृद्धि करता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, और इसके साथ में 30 से 40 मिनट तक अपन रख देते हैं तो नष्ट हो जाता है। कौन बेटा बैक्टीरिया। प्रकृति की बात करते हैं हर जगह पर पाया जाता है, अत्यधिक ठंडे और गर्म क्षेत्रों में जीवन इसका क्या रहता है कठिन रहता है। नॉर्मल डिग्री सेंटीग्रेड 37 रहे तो उस पर बढ़िया तरीके से क्या करता है ग्रोथ करता है। इसके बाद में देखिएगा खोज इसकी की थी ल्यूवेन होक ने, किसने की थी बेटा ल्यूवेन होक ने।
ये फल सब्जियों दूध वगैरह सब में क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दही में पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस कौन सा हो जाएगा बेटा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं। सूक्ष्म जीव होता है, एकोस्की होता है और इसके साथ में सरलतम होता है। ये क्या होते हैं, गोलाकार भी होते हैं, छड़ाकार भी होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं। अरे विब्रियो वगैरह, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफिलोकोकस, वो हो जाएंगे अलग अलग प्रकार के, ठीक है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेसिलस आकार के भी होते हैं। इसके साथ में और याद रखना ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं और ग्राम नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं इसमें कोशिका भित्ति वगैरह, कोशिका द्रव्य वगैरह, ये तो आपने देखा ही होगा मेरे हिसाब से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया के बारे में तो पढ़ ही रखे होंगे, इतना थोड़ा बहुत तो पता होगा, तो डायग्राम इसका देख लेना। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो अपन बात करते हैं जो जनन होता है, मतलब ये अपनी संख्या में जो बढ़ोतरी करते हैं, संख्या में बढ़ोतरी करते हैं, तो बेटा ये अलग अलग प्रकार से करते हैं। आपको वैसे नहीं पूछा जाएगा कि इनमें जन्म क्या होता है, मतलब जनन क्या होता है, कैसे करते हैं। तो द्विवीय विभाजन की बात करते हैं, द्विवीय विभाजन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये कोई सेल है, ठीक है। ये सेल क्या कर लेगी, ये सेल खुद को दो भागों में डिवाइड कर लेगी और इससे दो बन जाएंगे, एक से दो क्या बन जाएंगे बेटा, एक से दो बन जाएंगे, एक से दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। मुकुलन का मतलब क्या होता है, ये कोई बैक्टीरियल सेल है और इस पर ऊपर छोटी सी बड बनेगी, फिर ये धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, फिर इनसे दो जीव बन जाएंगे। तो इससे क्या होता है बेटा, इसको बडिंग या मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बडिंग कहते हैं या मुकुलन कहते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास में अलैंगिक जनन, कौन सा आता है, अलैंगिक जनन होता है। इसको कायिक जनन भी कह सकते हैं या इसको अलैंगिक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बीजाणुओं के द्वारा होते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं जुईस्पोर वगैरह होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं लैंगिक में क्या होता है, एक तो क्या होता है कॉन्जुगेशन होता है, एक ट्रांसडक्शन होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बस नाम नाम आपको क्या रखने, याद रखने। इसके बाद में अपन चलते हैं इसके महत्व की बात करते हैं बेटा। महत्व क्या क्या होते हैं, इनके महत्व की बात करते हैं। भूमि की क्या करते हैं, उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं, भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। पेड़ पौधों और जंतुओं को सड़ाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में काम में आता है, सिरका का निर्माण में काम में आता है। और इसके साथ में बात करते हैं अल्कोहल के निर्माण में क्या करता है, हेल्प करता है। और हानियां क्या होती है, अपने जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सड़ाने में भी हेल्प करता है, उनको सड़ा देता है। उनको क्या कर देता है बेटा, सड़ा देता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, अपने आता है यीस्ट। क्या आता है बेटा, यीस्ट। यीस्ट क्या होता है, एक परपोषी क्या होता है, फंजाई होता है। और इसको अपन बोलते हैं मर्तजीवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मर्तजीवी भी बोलते हैं। मतलब परपोषी क्या होता है, मर्त परपोषी होता है, फंजाई होता है और इसके साथ में मर्तजीवी होता है। इसके बाद में देखिएगा 10 इसका आकार होता है, आकार में एक कोशिकीय, बैक्टीरिया से क्या होता है, बड़ा होता है। और शर्करा से क्रिया करके क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है। मतलब ये फूड प्रोसेसिंग में काफी हेल्प में आता है, काफी यूजेज होते हैं किसके, यीस्ट के। फूड प्रोसेसिंग में किसमें होता है बेटा, फूड प्रोसेसिंग में काफी यूज होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं आवास और प्रकृति की, मतलब यीस्ट, सेकेरोमाइसिस और क्या होते हैं, मर्तोपजीवी क्या होते हैं, कवक होते हैं। एक तो क्या होते हैं, सेकेरोमाइसिस होते हैं और एक क्या होते हैं, मर्तोपजीवी कवक होते हैं। अधिक शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि बात करते हैं अपने पास में अंगूर हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, इसके घोल में ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसके घोल में क्या होते हैं बेटा, उपस्थित होते हैं। संरचना की बात करते हैं, बहुत साधारण संरचना, बहुत साधारण संरचना होती है। प्रत्येक कोशिका का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है बेटा, 10 होता है। आकार में गोल और कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, कोशिकांग इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसके बाद में इसमें फंजाई में बात करते हैं, तो फंजाई में जो जनन होता है वो किसके द्वारा, अलैंगिक। अलैंगिक में एक तो होता है फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि बेटा माइसेलियम कहते हैं, पूरे कवक की स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, माइसेलियम कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाए, मतलब ये टुकड़ा टूट गया ना। अपन जैसे दूब की घास की बात करते हैं, दूब की घास है, दूब की घास का एक तना भी क्या हो लेता है, वो भी क्या हो जाता है बेटा, उससे भी क्या हो जाता है, पूरा पौधा बन जाता है। ऐसे ही अपन बात करते हैं कवक है, कवक से फ्रेगमेंटेशन हो जाने के बाद में छोटे से टुकड़े, इससे क्या बन जाता है, नया कवक बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। बडिंग की बात करते हैं, छोटी सी बड आएगी, अभी बात की थी वही आ जाएगा, छोटी सी बड बनेगी और इससे नया क्या बन जाएगा, कवक बन जाएगा। लैंगिक की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, संयुग्मन होता है। क्या होता है बेटा, संयुग्मन होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों काम में आता है, इसमें एक के द्वारा काम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, ये शर्करा युक्त भोजन पदार्थों को क्या करता है, तीव्र वृद्धि होता है। ब्रेड बिस्किट बनाने में, किण्वन में और इसके साथ में केक बनाने में काम में आता है। फिर अपने पास में आता है मोल्ड। मोल्ड की बात करते हैं, मोल्ड क्या होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। और इसके साथ में जैम, जेली, आचार आदि को खराब करने में सहायक होते हैं। पोषक तत्वों की हानि
भी करते हैं, पोषक तत्वों की हानि भी करते हैं, तो इनको मोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मोल्ड बोलते हैं। आवास की बात करते हैं, मर्तजीवी कवक है, और इसके साथ में साधारण बोलचाल में फफूंद भी बोल देते हैं इनको। और जानवरों के शरीर वगैरह पर, सड़े गले फलों पर, बासी रोटी अगर वगैरह पर क्या होते हैं, ये निर्भर होते हैं, तो इनको मोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? मोल्ड बोला जाता है। आगे की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट अपने संरचना कैसी होती है? अनेक पतले धागे जैसे बनती है। अनेक पतले धागे जैसी संरचना क्या होती है बेटा? इसकी संरचना होती है किसकी? मोल्ड की संरचना होती है। ठीक है बेटा, यहां से आपको कम ही क्वेश्चन पूछेगा, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यही क्या आ जाएगा? जनन आ जाएगा। अब महत्व की बात करते हैं, तो महत्व क्या होते हैं? ये कुछ जंतुओं और मनुष्य के द्वारा मोल्ड खाए भी जाते हैं, मोल्ड फूड के रूप में भी लिए जाते हैं, जैसे कि मशरूम वगैरह हो गया। ठीक है, इसके साथ में मनुष्यों में जो दाद वगैरह, एथलेट वगैरह जो बीमारी होती है, उनमें काम में आता है। अब बात करते हैं फूड स्पॉइलेज। क्या होता है बेटा? फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज की बात करते हैं, भोजन क्या हो जाता है बेटा? अरे भोजन क्या हो जाता है? भोजन गंदा हो जाता है, भोजन दूषित हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फूड स्पॉइलेज बोलते हैं। तो देखिएगा, एस्परजिलस नाइजर और अन्य प्रजातियां खुले खाद्य पदार्थों और सब्जियों को क्या कर देते हैं? सड़ा देते हैं, और इसके साथ में ही इसको क्या बोलते हैं? फूड स्पॉइलेज बोलते हैं। मतलब एस्परजिलस नाइजर मान लो और अदर मान लो, इनके द्वारा क्या होता है? खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। अरे क्या हो जाते हैं? खाद्य पदार्थ सड़ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? फूड स्पॉइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड स्पॉइलेज बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? फूड स्पॉइलेज बोलते हैं। इसके बाद में आता है अपने प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड। क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं, अपने को किण्विकृत जो भोज्य पदार्थ है वो बनते हैं, किण्विकृत भोज्य पदार्थ बनते हैं, जैसे कि डबल रोटी हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा? जैसे कि डबल रोटी हो जाएगा। डबल रोटी का आटा गूंथते वक्त यीस्ट घोलकर क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। डबल रोटी का आटा गूंथते वक्त क्या होता है? यीस्ट घोलकर उसमें क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। मतलब अपन पहले तो क्या करेंगे? आटे को क्या करेंगे? गूंथेंगे, और गूंथ कर क्या कर देंगे? इसमें यीस्ट मिला देंगे, उसमें क्या कर देंगे? यीस्ट मिला देंगे, और यीस्ट से क्या बन जाएगी? डबल रोटी बन जाएगी। अरे क्या बन जाएगी? डबल रोटी बन जाएगी। अरे क्या बन जाएगी बेटा? डबल रोटी बन जाएगी। मतलब पहले क्या करते हैं? पहले आटा को गूंथेंगे, गूंथ कर क्या करेंगे? उसमें यीस्ट को मिला देंगे। अरे क्या मिला देंगे? यीस्ट को क्या कर देंगे? मिला देंगे, और यीस्ट को मिलाने के बाद में क्या बन जाता है? डबल रोटी बन जाती है। क्या बन जाती बेटा? डबल रोटी बन जाती है। इसके बाद में देखिएगा, इडली की बात करते हैं। अरे किसकी बात करते हैं बेटा? इडली की बात करते हैं। इडली, डोसा, ढोकला, ये क्या होते हैं बेटा? ये खमीकृत कोई सोयाबीन पदार्थ हो जाएगा, इसके साथ में अन्य पदार्थ। इससे क्या होते हैं? ये किसके द्वारा बनते हैं? ये फर्मेंटेशन के द्वारा एल्कोहल वगैरह बन जाती है, पेय पदार्थ बन जाते हैं। तो ये किसके द्वारा? फर्मेंटेशन के द्वारा तैयार होता है। और ये फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है? ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। इसके बाद में देखिएगा, आगे की ओर बात करते हैं। आगे आते हैं, फल परीक्षण की सिद्धांत पूछ ले या विधियां पूछ ले। सिद्धांत पूछ ले या विधियां पूछ ले, तो सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होते हैं? स्थायी सिद्धांत होते हैं, एक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। या इसके साथ में सिद्धांतों में विधियों को अस्थायी और स्थायी बोल देना। या फिर अपन सिद्धांतों की बात करते हैं, तो सिद्धांत क्या क्या होते हैं कि अस्थायी परीक्षण में अपन क्या करते हैं? स्वस्थता रखते हैं, अपने निम्न तापक्रम से क्या करना चाहिए? उपचारित करना चाहिए। मतलब क्या करेंगे? स्वस्थता रखेंगे, निम्न तापमान के द्वारा क्या करेंगे बेटा? निम्न तापमान के द्वारा क्या करेंगे? इसको ट्रीट करेंगे। मतलब अस्थायी। अस्थायी की बात करते हैं, कम समय के लिए अपने को क्या करना है? कम समय के लिए अपने को सुरक्षित रखना है, तो अपन क्या करेंगे? स्वस्थता रखेंगे, निम्न तापक्रम में, इसके साथ में उच्च तापक्रम में। कुछ क्या होते हैं? मतलब अपने को कुछ सूक्ष्म जीवों का नष्ट करना है, कुछ तो निम्न पर होंगे, कुछ अधिकतम पर होंगे। ये करके अपन उनको क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, और नष्ट होने के बाद में उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, स्टोरेज जो क्षमता है, वो जीवन है, वो बढ़ जाएगा। वायु का निष्कासन करके अपन क्या कर देते हैं? कोई भी पदार्थ होता है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी लंबी उम्र कर देते हैं। नमी का निष्कासन कर देंगे, उसमें कोई जैसे कि चीनी हो गई, शर्करा हो गया, नमक हो गया, ये मिलाकर उसकी शेल्फ लाइफ को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। तो ये होता है अस्थायी, मतलब कम समय के लिए अपने को क्या करना होता है? अरे कम समय के लिए अपने को क्या करना होता है? स्टोर करना होता है, तब अपन करते हैं। स्थायी की बात करते हैं, इसमें पहले तो जीवाणु विहीनीकरण, मतलब जीवाणुओं को भाई साहब नष्ट कर दो। निम्न तापमान, स्वस्थ अवस्था, कुछ भी नहीं, ये बाद की बातें। पहले जीवाणुओं को नष्ट कर दो।
ड्राइंग करो, डिहाइड्रेशन करो। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? ड्राइंग और डिहाइड्रेशन का मतलब है कि आपके पास में जो भी खाद्य पदार्थ है उसकी नमी का पूर्णतः क्या कर दो? निष्कासन। मतलब जो एक लेवल है उस लेवल तक आपको क्या करना है? निष्कासन करना है। इसके बाद में आपको फर्मेंटेशन करना है। फर्मेंटेशन के लिए अलग अलग प्रकार के फर्मेंटेशन होते हैं, तो अपने को क्या करना होगा? फर्मेंटेशन करना होगा। क्या करना होगा? फर्मेंटेशन, जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार के, जैसे कि पेय पदार्थ बना लिए, अल्कोहल वगैरह। अरे शराब बना लेते हैं ना, तो बेटा वो फर्मेंटेशन होता है। इसके बाद में अपनी इसमें क्या करते हैं? तेल के द्वारा, अरे जो स्थायी होता है, अचार करते हैं, अचार में तेल के द्वारा करते हैं। रासायनिक पदार्थ जैसे कि सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हो, तो ये स्थायी में करते हैं, ना कि अस्थायी में। ठीक है बेटा, ये अपने क्या हो जाएंगे? सिद्धांत हो जाएंगे। इसमें एक और लिख लेना, रेडिएशन के द्वारा भी क्या होता है बेटा? सूक्ष्म जीवों वगैरह को नष्ट किया जाता है, इसकी सेल्फ लाइफ को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। इसके बाद में आता है फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड के बारे में मैंने बता दिया कि क्या होता है। फूड क्या होते हैं? अपने भोजन के, अपने शरीर के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, बाद में क्या मिलते हैं? इससे ऊर्जा मिलती है। इससे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था। एक तो कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं, एक वसा युक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, अनाज, आलू, गुड़ हो जाएगा, केला भी लिख लेना। वसा युक्त घी, तेल, मक्खन, मांस हो जाएगा। प्रोटीन युक्त दूध, अंडा, गाजर हो जाएगा। इसके साथ में खनिज युक्त दूध, अनाज, पत्तेदार सब्जियां। विटामिन युक्त दूध, मछली, मांस। इसके साथ में ये क्या होते हैं बेटा? ये अपने उनके उनमें जो स्रोत है ना, स्रोत के आधार पर हो जाएंगे। इसके बाद में आते हैं कार्य के आधार पर। ऊर्जा प्रदान करने वाले शर्करा, जैसे कि गुड़, चीनी हो गया। स्टार्च, अनाज, आलू हो गया। वसा की बात करते हैं, मक्खन और तेल हो जाएगा। इसके साथ में जो शरीर को निर्माण करते हैं, अंडा, मांस, दूध, दही हो जाएगा। शरीर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? शरीर का निर्माण करते हैं। सुरक्षात्मक की बात करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं, जैसे कि फल, अंडा, दूध हो जाएगा। फल, अंडा, दूध हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? सुरक्षात्मक उपाय हो जाएंगे। उद्गम के आधार पर बात करते हैं, ये अपने को कहां से मिलते हैं? ये अपने को कहां से मिलते हैं? दैट इज ऑरिजन। ओरिजिन की बात करते हैं, इनका उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम की बात करते हैं, जैसे कि वनस्पति से मिलने वाले, जैसे कि वनस्पति से मिलने वाले क्या हो जाएंगे बेटा? जंतु जगत से मिलने वाला तो क्या हो जाएगा? मांस हो जाएगा, मछली हो जाएगा और अंडा हो जाएगा। इसके साथ में ही वनस्पति से मिलने वाले कौन से हो जाएंगे? अनाज, दाल, फल। अरे बेटा वनस्पतियों से ही तो मिलते हैं। इसके बाद में आता है रासायनिक प्रकृति के आधार पर कार्बनिक, जिनमें जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, प्रोटीन हो गया। खनिज लवण क्या होते हैं बेटा? अकार्बनिक होते हैं। नश्वरता के आधार पर, नष्ट नहीं होने वाले, जैसे कि वर्ष भर जिनको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तेल और क्या हो जाएगा? चीनी। इसके साथ में कुछ महीनों तक जिनको कर सकते हैं, नींबू हो गया, आटा हो गया, बेसन हो गया। इसके साथ में नश्वर, तुरंत नष्ट हो जाते हैं कुछ दिनों में, दही, छाछ और मावा हो जाएगा, मतलब कुछ घंटों से लेकर 1-2 दिन तक, 3 दिन तक। इसके बाद में बात करते हैं आहार या डाइट किसको बोलते हैं? आहार या डाइट किसको बोलते हैं? आहार वह ठोस और तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। मतलब ये हेल्थ को बनाए रखने में क्या होता है? जिम्मेदार होता है। अरे क्या होता है? हेल्थ को बनाए रखने में क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ये क्या हो जाएगी? डाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? डाइट हो जाएगी। हेल्थ की बात करते हैं या फूड की बात करते हैं, फूड क्या क्या कार्य करता है? अभी अपन ने वो बात की थी ना, प्रोटीन के, इनके अलग अलग, उन सभी को कंबाइंड लिख दो। ऊर्जा प्रदान करने का, वृद्धि विकास करने का, रोगों से लड़ने का, और जो संचालन है शरीर का वो हो जाएगा, और सुरक्षात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरक्षात्मक हो जाएगा। सामाजिक कार्यों की बात करते हैं, आर्थिक स्तर का प्रतीक, अरे वो अच्छा खाता है, वो अच्छा खाता है, बहुत अच्छे पैसे वाला है, ठीक है, तो आर्थिक स्तर का। भोजन दोस्ती और आतिथ्य का प्रतीक होता है। अरे भाई साहब, आप हमारे घर आओगे तो हम आपको बहुत अच्छे से आपके मनवार करेंगे, अच्छा भोजन खिलाएंगे, तो वो क्या होता है? भोजन और दोस्ती हो जाएगा। आतिथ्य का क्या हो जाएगा बेटा? प्रतीक हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं? कार्य होते हैं जिसमें मन की संतुष्टि प्रदान करता है। अरे क्या करता है? मन को संतुष्टि प्रदान करता है। अरे क्या करता है? मन को संतुष्टि प्रदान करता है, तो मनोवैज्ञानिक कार्य हो जाएंगे। अरे कौन से हो जाएंगे बेटा? मनोवैज्ञानिक कार्य हो जाएंगे। इसके बाद में चलते हैं अपन न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का क्या है? संगठन है, जिनके द्वारा
प्राणी विभिन्न कार्यों को क्या करता है, संपन्न करता है। मतलब पोषण की बात करते हैं, पोषण क्या है, शरीर को मिलने वाला या शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का क्या संगठन है, जिनके द्वारा शरीर प्राणी को क्या मिलता है, विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। शरीर प्राणी क्या करता है, विभिन्न कार्यों को क्या करता है, संपन्न करता है। विभिन्न कार्यों को क्या करता है, संपन्न करता है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रिशन हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, और इसके साथ में टूट फूट का पुनः निर्माण कौन करता है, न्यूट्रिशन करता है। टूट फूट का पुनः निर्माण कौन करता है, अरे कौन करता है, पोषक तत्व करता है। कौन करता है बेटा, पोषक तत्व करता है। इसके बाद में आ जाएगा न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पोषण, और न्यूट्रिएंट मतलब जिनके द्वारा क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। देखिएगा, बात करते हैं, सबसे पहले आता है कि वे रासायनिक पदार्थ में शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या पोषक तत्व कहते हैं, जो कि क्या करते हैं बेटा, जो कि क्या करते हैं, पदार्थ शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं। उचित मात्रा में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट कहते हैं। और इनको 6 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन और जल आ जाएगा। इसके बाद में देखिएगा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं बेटा, पोषक तत्वों की कमी से, मतलब माल न्यूट्रिशन बेटा 2 प्रकार से होता है। एक तो क्या होता है, पोषक तत्वों की अधिकता से होता है। किससे होता है बेटा, पोषक तत्वों की अधिकता से। जो भी अपन बात करते हैं, पोषक तत्व जब अधिक मात्रा में अपना शरीर ले लेता है, अधिक मात्रा में जब अपना शरीर क्या ले लेता है, पोषक तत्व ले लेता है, जैसे कि मोटापा हो गया, जैसे कि क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। अब मोटापा हो गया तो भाई साहब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अरे मोटापा होने के बाद में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, बताओ जल्दी से बताओ। मोटापा होता है तो मोटापा भी एक माल न्यूट्रिशन है। ऐसे नहीं कि वो अपना स्वास्थ्य है, वो स्वास्थ्य नहीं है बेटा, वो क्या है, एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन है। इसके बाद में अपन चलते हैं, मोटापा के बाद में अपने प्रोटीन की कमी से, जैसे कि पतलापन है। क्या है बेटा, पतलापन है। तो पतलापन भी एक प्रकार का क्या है, डिजीज है। अरे क्या है बेटा, डिजीज है। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग क्या होती है बेटा, डिजीज होती है। अरे क्या होती है, डिजीज होती है। 1 मिनट का वेट रखना बेटा थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद में अपन चलेंगे आगे की ओर। ओके, देखो आगे बात करते हैं। अपने पास में क्या हो जाएगा, अपने पास में माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का बेटा क्या होता है, एक तो ओवर होता है, एक तो ओवर मतलब ओवर की बात करते हैं, अत्यधिक। और इसके साथ में क्या होता है, मतलब न्यूट्रिशन एक तो अत्यधिक मिल गया, जिससे मोटापा हो गया, मोटापा एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसके साथ में एक अंडर, अंडर की बात करते हैं, क्या हो गया, पतलापन हो गया। तो वो क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस है, पोषण की स्थितियां, प्रत्येक जीवहारी भोजन ग्रहण करता है तथा पोषण तत्व द्वारा शरीर में उपयोग करता है। तो अपन बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन एक संतुलन में अपन बात करते हैं ना, हर चीज लिमिट में जरूरी है, हर चीज लिमिट में जरूरी है। तो उसी की बात करते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस अलग अलग होता है। एक गुड न्यूट्रिशन होता है, पहला क्या होता है, गुड न्यूट्रिशन मतलब सुपोषण है। एक क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, कुपोषण है। एक क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन होता है, मतलब अत्यधिक पोषण है। एक क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन होता है, मतलब क्या होता है, अपर्याप्त पोषण है। अरे क्या है बेटा, अपर्याप्त पोषण है। तो सबसे पहले देखो गुड पोषण की बात करते हैं, अच्छे सुपोषण की। किसकी बात करते हैं रे बेटा, सुपोषण की बात करते हैं। तो सुपोषण देखिएगा, सुपोषण का मतलब होता है ये एक बैलेंस्ड सिचुएशन है। मतलब पोषण की वह सिचुएशन है जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरीके से संतुलित है, दोनों तरीके से संतुलित है। और अगर गुड किसी को न्यूट्रिशन देना है तो गुड न्यूट्रिशन दीजिएगा। जैसे कि बात करते हैं, पहला हो जाएगा शरीर का सुसंगठित और सुविभक्त होना। पहला क्या हो जाएगा, शरीर का सुसंगठित होना, और इसके साथ में क्या होना, सुविभक्त होना। क्या होता है बेटा, गुड न्यूट्रिशन होता है। इसके बाद में बात करते हैं त्वचा का क्रांतिमान और स्वस्थ होना। त्वचा का कैसा होना,
क्रांतिमान होना और स्वस्थ होना। इसके बाद में चमकीले तथा एक रंग के बाल होना, ये क्या है, सुपोषण है। इसके बाद में होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता होना, ये किसके लक्षण है, ये सारे सिम्टम है सुपोषण के, गुड न्यूट्रिशन के। एक होता है माल न्यूट्रिशन, अरे भाई साहब इसमें तो क्या होता है, अव्यवस्थित भोजन मिलता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम क्या मिलता है, भोजन मिलता है। इनके कारण जो होता है उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं आहार में पोषक तत्वों की कमी दो प्रकार की होती है, गुणों के रूप में और पोषक तत्वों के रूप में। जैसे कि कोई पोषक तत्व है ही नहीं और इसके साथ में एक क्या है, एक अच्छे गुणों वाला नहीं है, पोषक तत्व तो है अच्छे गुणों वाला नहीं है। तो कुपोषण के कारण होते हैं अपर्याप्त भोजन मिलने से, पहला क्या हो जाएगा, अपर्याप्त भोजन मिलने से, अनुचित भोजन मिलने से, अनुपयोगी भोजन मिलने से, सामाजिक आर्थिक, अरे भाई साहब कोई गरीब है कहाँ से लाएगा न्यूट्रिशन, ठीक है, तो उसके वजह से। इसके साथ में इन हेल्दी कंडीशन से निंद्रा, नींद में क्या आती है बेटा, नींद में कमी होना। इसके साथ में पाचन में अवशोषण पूर्ण होना। तो ये क्या होता है बेटा, ये अपने होता माल न्यूट्रिशन। एक होता ओवर की बात करते हैं, ये भी कुपोषण है, पर इसमें क्या होती है, आवश्यकता से अधिक भोजन ले लिया जाता है, उसको ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। एक होता है अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि अपने शरीर को तो भोजन चाहिए, अपने शरीर को भोजन चाहिए, पर उस शरीर के भोजन के अनुसार ये भोजन नहीं है, मतलब ये आयु और आवश्यकता के आधार पर नहीं है, ये आवश्यकता से भी कम भोजन मिल रहा है। आवश्यकता से कम मिलना अंडर न्यूट्रिशन, आवश्यकता से अधिक मिलना ओवर न्यूट्रिशन। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी बात करते हैं बेटा, ये किन किन कंडीशन में हो सकता है, आहार की न्यूनतम मात्रा के और इसके साथ में गुणवत्ता युक्त जो आहार होता है उसकी कमी के कारण हो सकता है। अब देखिएगा इसके बाद में बात करते हैं, एक तो क्या होता है न्यूट्रिशन होता है, एक माल न्यूट्रिशन होता है। एक क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, एक माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन का तो मतलब है कि पोषक तत्वों का संतुलन सही नहीं है। न्यूट्रिशन क्या होता है, शरीर का गठन सही अनुपात में होता है, शरीर की भार लंबाई अनुपात सही नहीं होती है, कम होगा या ज्यादा होगा। त्वचा क्या होगी, इसमें क्या होगी, त्वचा सही नहीं होगी, इसमें त्वचा खुरदरी वगैरह ऐसी झुर्रीदार वगैरह हो जाती है, किसकी वजह से, अपन बात करते हैं इसमें तो चमक युक्त होगी, अरे त्वचा की चमक ही बता देगी कि पोषक तत्व कितने लेता है। तो यह क्या हो जाएगा, गुड न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, खुरदरी होगी, झुर्रीदार होगी। इसके बाद में बात करते हैं श्लेष्मा झिल्ली का रंग गुलाबी होता है, अरे क्या होता है उसमें, श्लेष्मा झिल्ली का क्या होता है, रंग गुलाबी होता है, इसमें कलरलेस होती है, पाचन क्रिया क्या करती है, ठीक से कार्य करती है। इधर क्या होगी, एपच की, मतलब क्या होती है बेटा, कब्जी की शिकायत रहेगी, मतलब कब्जी की प्रॉब्लम होगी, मतलब पचेगा नहीं सही से। इसके साथ में शरीर की कार्य क्षमता अधिक रहती है, इधर सही नहीं रहेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता इधर अधिक रहती है, इधर नहीं रहेगी। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर की बात करते हैं, किसी भी पोषक तत्व की न्यूनता से, किसी भी पोषक तत्व की न्यूनता से शरीर पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं या कुछ रोग हो जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं बेटा, उनको डिसऑर्डर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रोटीन से होने वाले, क्या होते हैं, प्रोटीन से होने वाले, मतलब उसमें क्या होता है, प्रोटीन का स्तर 3.8 ग्राम प्रति 100 ml से क्या हो जाता है, नीचा हो जाता है, इसको अल्प प्रोटीन कहते हैं। इससे क्या होता है, एक तो वेट कम हो जाता है, इससे क्या होता है, वेट या वजन कम हो जाता है, और अत्वचीय वसा का कम होना, मतलब अत्वचीय वसा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, मतलब पहला क्या होता है बेटा, अरे पहले की अपन ने बात कर ली ना, पहले की अपन क्या बात करते हैं, पहले की अपन ने बात कर ली कि क्या होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, जिसमें क्या हो जाता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पहला क्या होता है, पहली डिजीज होती है, पहला डिसऑर्डर होता है जिसको पीईएम कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से पीईएम हो जाता है, और इसके साथ में 3 से 6 साल के बच्चों में ये मुख्यतः होता है, जिसको पीईएम कहते हैं। और इसके साथ में पहला कौन सा होता है, पहला होता है सूखा रोग, मतलब जो ऊपर की जो त्वचा होगी उसका क्या हो जाता है, सहे हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है क्वासियोर, ये क्या होता है, बच्चों में वृद्धि नहीं हो पाती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन भी क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं पीएम की रोकथाम का उपाय, परिवार को नियोजन और बच्चों के जन्म के बीच में अंतराल रखना है। वातावरणीय स्वास्थ्य में क्या करना है, सुधार करना है। माँ को अपने बच्चे को क्या करना चाहिए, अपना दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में ही बात करते हैं पोषण तथा हेल्थ की एजुकेशन देवे। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट अपने पास में क्या आ जाएगा, फैट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, फैट या वसा आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा,
फैट या वसा आ जाएगा, मतलब वसा की न्यूनतम होने से, मतलब वसा की कमी हो जाती है तब भी विकार हो जाते हैं, पतलापन हो जाएगा। अरे शरीर कैसा हो जाएगा, पतलापन हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, भूख बढ़ जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं फ्राइनोडर्मा या टोड त्वचा, मतलब भोजन में आवश्यक वशीय अम्लों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अरे भोजन में क्या हो जाती है, आवश्यक वशीय अम्लों की कमी हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, फ्राइनोडर्मा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, फ्राइनोडर्मा हो जाएगी। जैसे कि वसा की अधिकता की बात करते हैं, मोटापा हो जाएगा, कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, कोलेस्ट्रोल की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके साथ में बात करते हैं, इसमें क्या हो जाती है, धमनी कला का काठिन्य, मतलब क्या होता है, जब अधिक मात्रा में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वसाओं का उपयोग किया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल में रक्त जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, रक्त जमा हो जाता है। कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है, कीटोसिस हो जाता है। इसके साथ में ही कोरोनरी हृदय रोग हो जाता है। ये किसके कारण होता है बेटा, फैट के कारण होता है, फैट की अधिकता या फैट की कमी के कारण। इसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, शरीर की कमजोरी और पतलापन, दुबलापन ये हो जाता है। इसमें पहले होता है अल्प ग्लूकोज रक्तता, जिसमें बात करते हैं रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है, 7 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml से कम हो जाता है। इससे क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। इसके साथ में बात करते हैं अधिकता से क्या होती है, अल्प ग्लूकोज रक्तता, और इसके साथ में ही शर्करा में क्या हो जाएगा, में मतलब ग्लाइकोसूरिया, डायबिटीज हो जाएगी, दंत शरण हो जाएगा। फिर आते हैं विटामिन। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है रे, अरे विटामिन सी डी बात करते हैं, तो जैसे कि नेत्र के लिए कौन सा होता है, आंखों के लिए विटामिन ए होता है। क्या होता है बेटा, विटामिन ए होता है। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं विटामिन डी, मतलब क्या करता है, हड्डियों को मजबूत, तो हड्डियां क्या हो जाएगी बेटा, हड्डियां रिकेट्स, क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन सी, सी की कमी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं, सारे दे रखे हैं, विटामिन ई की कमी से क्या होता है बेटा, बांझपन होता है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट। ठीक है, ये इसमें क्या दे रखे हैं, विटामिन दे रखे हैं, विटामिन वाली वो सारणी दे रखी थी ऊपर, उसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है इसको कंप्लीट को। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है पाचन। क्या होता है, पाचन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, पाचन की बात करते हैं। तो पाचन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है शरीर में, जो अपने भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है, जो कि चलती रहती है। अपन जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उसको क्या करते हैं, जो अपने जटिल होता है उसको क्या करते हैं, उसको सरल में ऐसे समझ लो कि भोजन को तोड़कर, भोजन को तोड़कर उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो मेन पार्ट है उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मेन पार्ट को तो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी को क्या कर दिया जाता है, बाकी को वेस्ट को निकाल दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एनाबॉलिज्म होती है और कैटाबॉलिज्म होती है। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, निर्माण की प्रक्रिया है, मतलब जिसमें क्या होता है, संश्लेषण होता है। कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में क्या करता है, ये विपरीत प्रक्रिया है, ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या करता है, परिवर्तित करता है। एनाबॉलिज्म क्या है, निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। इसके साथ में ही बात करते हैं, ये क्या होता है, कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। इसके बाद में देखिएगा अपन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण क्या होता है, शामिल होता है। अब इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है बेटा, पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की बात करते हैं तो बेटा ये आपने पढ़ रखा होगा, शायद फिजियोलॉजी पढ़ रखी है तो। अरे कार्बोहाइड्रेट का क्रेब्स शक्कर वगैरह होते हैं तो मैंने मेरे हिसाब से पढ़ रखे हैं। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो एक क्लास में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, उसमें कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है, इसके साथ में जो वसा का मेटाबॉलिज्म है वो कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं, अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है, और नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस्ड डाइट, मतलब वह आहार जिसमें व्यक्ति को जितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की मान लो, किसी की मान लो, उनको संतुलित रूप में दिया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो आहार दिया जाता है उसको संतुलित आहार कहते हैं। सभी पोषक तत्व की मात्रा होनी चाहिए, स्वादिष्ट रुचिकर आहार होना चाहिए, सभी पोषक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए, सारे पोषक तत्व होने चाहिए। तो ये क्या होता है बेटा, ये अपने आहार होता है, बैलेंस डाइट होती है।
इसको प्रभावित करने वाले कारक, अरे बेटा मेरा साथी तो क्या करता है, एक दो रोटी खाता है, इसके साथ में कोई होता है कोई तीन चार रोटी खाता है, वो एज के आधार पर भी होता है और वजन के आधार पर होता है, लिंग के आधार पर होता है, व्यवसाय के आधार पर होता है, मौसम और जलवायु के आधार पर होता है, विशिष्ट स्थितियों के आधार पर होता है, ये प्रभावित करते हैं। अरे ऐसे समझ लेना आप तो कि विभिन्न व्यक्ति होते हैं, वो अलग अलग भोजन खाते हैं, वो अलग अलग भोजन खाते हैं तो उनको कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, वो वाले अपने को इसमें लिखने हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है बेटा नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है, मेनू प्लानिंग। मेनू प्लानिंग की बात करते हैं, ये बड़े लोग करवाते हैं। कौन करवाते हैं, बड़े लोग करवाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि पैसे वाले होते हैं, ये डाइटिशियन भी रखते हैं जो कि इनकी डाइट तैयार करता है, मतलब पूरी डाइट तैयार होती है। अरे आप हॉस्टल में नहीं जाते क्या, वहां पर पूरा मेन्यू बना दिया जाता है, वहां पर पूरी डाइट बता दी जाती है, उसको अपन मेन्यू प्लानिंग कहते हैं कि आज ये मिलेगा, ये अभी ये मिलेगा, अभी ये मिलेगा, शाम को ये मिलेगा, सुबह ये मिलेगा, पूरी चीजें क्या होती है, पूरे दिन का पूरा एक मेन्यू होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, मेन्यू प्लानिंग कहते हैं। प्रतिदिन आहार में कैसा आहार होता है ये तैयार करना है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ये निर्धारण करने को ही क्या कहते हैं, आहार नियोजन कहते हैं। और परिवार को पौष्टिक और संतुलित आहार प्रदान करना, पोषण ये उपयुक्तता प्रदान करना, और इसके साथ में परिवार के आकार और के अनुसार क्या करना, सूची तैयार करना, ये क्या होता है, मेनू प्लानिंग का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बताई दिए, आदतें वगैरह, धर्म वगैरह, वजन वगैरह, सारी चीजें कर लेना। अब इसमें स्टेप्स होती है, स्टेप्स में बात करते हैं कि कैसे मेनू प्लानिंग तैयार किया जाता है। पहला होता है कि परिवार के सभी सदस्यों की पोषक संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी लो, कि इसको ज्यादा क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, इसको ज्यादा फास्फोरस चाहिए, इसको विटामिन चाहिए, इसको प्रोटीन चाहिए। पहले आप क्या करो, उनकी आवश्यकताएं देखो, फिर आहार नियोजन में खाद्य वर्गों को क्या करो, उपयोग करो, मतलब पौष्टिक आहार का चयन करना आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग। फिर क्या करना है बेटा, फिर अपन आहार नियोजन के अंतर्गत जो संतुलित जो आहार है उनको तालिकाओं में क्या करो, प्रयोग करो। फिर आपको क्या करना है, गृहिणी को यह जानना जरूरी है कि वह अपने परिवार को उचित स्वास्थ्य में कितनी मात्रा में आहार शामिल करे, मतलब कितना ता देना है वो डिसाइड करना। तो ये सारी क्या होती है बेटा, मेनू प्लानिंग होती है। अरे क्या होती है, मेनू प्लानिंग होती है, बजट के अनुसार और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, इसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, वो तैयार करते हैं। अब इसके बाद में आता है बेटा अपने पास में कि अभी प्रेजेंट टाइम में अपन बात करते हैं ना बेटा, रुझान बढ़ रहा है, रुझान बढ़ रहा है, और अलग अलग प्रकार के क्या हो रहे हैं, मतलब भोजन पर, हेल्दी भोजन पर क्या दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। मतलब बात करते हैं नवीन तकनीकों एवं खोज के साथ साथ में भोजन विज्ञान में क्या हो रहा है, नई ज्ञान की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जैसे कि अपन बात करते हैं नए नए की बात करते हैं, यूज हेल्दी स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। समुद्री जो सब्जियां होती है, जो खाद्य एल्गी होती है, मशरूम वगैरह होती है, उनको खाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ में ही पिकल्स और फर्मेंट्स, मतलब अचार वगैरह, अरे भाई साहब पहले तो इतने नहीं थे, तो अचार वगैरह, जैम, जेली वगैरह, इन पर क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। जीरो वेस्ट, मतलब भोजन विज्ञान में नया एक क्या है, नया रुझान है कि भोजन को व्यर्थ नहीं करना है। इसके बाद में बात करते हैं स्मार्ट टेक्निक्स क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं किचन में, और प्रोबायोटिक्स का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं पनीर वगैरह, चिप्स वगैरह बनाने में। और इसके साथ में ऑयल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं, अरे कड़े छिलके वाले जो होते हैं फलों में, गिरी, एवोकेडोस, इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये नए 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 ट्रेंड क्या चल रहे हैं, फूड फोर्टिफिकेशन, मतलब फूड फोर्टिफिकेशन, फूड को और न्यूट्रिएशन वाला बना दिया जाता है। चेंज इन लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल में चेंजेस। इसके साथ में बेस्ट डाइट, मतलब प्लांट के आधार पर भी क्या होती है बेटा, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, डाइट होती है। क्या होती है बेटा, अलग अलग प्रकार की डाइट होती है। तो ये अपने क्या थे, टोटल 11 टॉपिक थे बेटा इसके, एफएशन फूड साइंस के क्या थे, 11 टॉपिक थे। इसके अलावा आपको एक जो मैंने कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म वाला बताया था, अगर वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है तो वो आपको मेरे को क्या कर देना, मैसेज कर देना। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई, और समझ में आ गई है तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे। और इसके साथ में ही अब आपके गेस्ट पेपर की आने वाली, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।